नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर दोबारा आपका हमारे ज्ञान संगम पर, हमारे चैनल ज्ञान संगम पर। तो आज हम महत्वपूर्ण प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे और ये पार्ट 1 रहेगा हमारा। हम लगभग इसमें आपको 500 प्रश्न करवाएंगे, लेकिन 500 प्रश्न एक दिन में नहीं, रोज़ हम आपको लगभग 5 दिन में करवाएंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हम आपको 100 प्रश्न करवाएंगे और ये प्रश्न वन लाइनर रहेंगे। ठीक है, MCQ फॉर्म में अगर आपकी डिमांड रहेगी तो ये प्रश्न जो है MCQ फॉर्म में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला प्रश्न करा है, ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है, अगला है, वेद त्रयी में कौन से वेद सम्मिलित हैं। तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं मुख्य रूप से। तो इसमें 3 वेद सम्मिलित है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। अगला है, ऋग्वेद का उपनिवेद कौन सा है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ठीक है, अगला है, आयुर्वेद की रचना किसने की थी। धन्वंतरी ने जो है आयुर्वेद की रचना किया था। अगला है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। जो भारतीय संगीत है इसका जनक सामवेद को माना जाता है। अगला है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा में, यानी कि पढ़ने में आसानी हो, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। ठीक है, अगला है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो क्रिस्टोफर सेलेरियस को दिया जाता है। अगला है, इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है हेरोडोटस ने लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है। तो धर्म ग्रंथों को माना जाता है। यहीं से क्योंकि ग्रंथ से ही हमें क्या है, भारतीय इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वेद जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो वेद है। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 प्रमुख रूप से वेदों की संख्या है। कौन कौन से 4 वेद हैं तो आप लोग इनको भी देख लीजिए। तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये 4 प्रमुख वेद से वेद है। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, अगला है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे नवीनतम वेद है जो अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। अगला है, वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है। तो वेद व्यास। तो वेदों का जो संकलन करता है ये वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न करा है, वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं। तो वेद जो चारों रचित जो चारों वेद हैं उनको संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 128 सूक्त हैं। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, ऋग्वेद में संकलित रचनाओं की संख्या कितनी है। तो जो ऋग्वेद में संकलित रचनाओं की संख्या 10,462 है। अगला है, ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो होत्र कहा जाता है। तो क्या होत्र कहा जाता है। ये सारे प्रश्न क्या है, पूछे गए प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना जो विश्वामित्र के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है। तो तीसरे मंडल से इसका संबंध है। अगला है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो 9वें मंडल में। किसमें? 9वें मंडल में जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो कितने वर्ण? 4 वर्णों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे। तो गाय से है। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है और सबसे कम बार सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, वो गंगा नदी है। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख है। 33 देवी देवताओं का जो उल्लेख है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसी सर्वमान्य और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। तो इंद्र देवता को सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली देवता माना गया है। अगला प्रश्न है, इन देवता की स्तुति में ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं। तो ऋग्वेद में 250 रचनाएं, यानी कि 250 रचनाएं हैं। अगला है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन किया जाता है। तो 10 राज युद्ध का वर्णन किया जाता है। अगला है, अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं को रचना की गई है। तो 200 ऋचाओं की रचना
की गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता है जो आजीवन अविवाहित रहती हैं? तो अमाजू कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाजू कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद में ये बताया गया है कि ऐसी कन्याएं जो आजीवन क्या अविवाहित रहती हैं उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, उसे कहा जाता है अमाजू। ठीक है। अगला है, असतोमा सद्गमया वाक्य कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली रचनाओं का वर्णन किस वेद में? तो सामवेद में। ठीक है। तो संगीत के बारे में कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ लें, अगर आपको पता चल रहा हो कि यहाँ संगीत के बारे में बात की जा रही है तो आपको सामवेद वह लगा देना है। ठीक है। अगला, सामवेद के पठनकर्ता को क्या कहते हैं? तो सामवेद के जो पठनकर्ता उसे उदात्र कहा जाता है। ठीक है। अगला है, सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो सामवेद में सूक्त कितने हैं? 1810 इसमें सूक्त हैं। अगला है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो गंधर्व वेद जो है सामवेद का उपवेद है। अगला है, कौन सा वेद और गद्य दोनों हैं? तो यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद में क्या है? कहानी भी है, यानी कि कहानी, और कविता लेखन भी है, यानी कि गद्य तथा पद्य अगर एक प्रकार से में तो दोनों हैं। ठीक है। अगला है, सर्वप्रथम नक्षत्रों का उल्लेख किस में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किस में? यजुर्वेद में मिलता है। अगला है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो इसके जो पाठकर्ता है इसको कहा जाता है अर्घवायु कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं। अगला है, यजुर्वेद के मुख्यतः किस विषय का प्रतिपादन किया गया था? तो कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है। अगला है, तो अगर पूछा जाए यजुर्वेद में किसका प्रतिपादन, कर्मकांड, जादू टोना, ये सब किस में है? तो ये सब मुख्य रूप से यजुर्वेद में है। जैसे सामवेद में संगीत हो गया, उसी प्रकार यजुर्वेद में जो है जादू टोना और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं कर्मकांड के बारे में बताया गया। अगला है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो तैत्तिरीय और शपथ ये ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला है, अंधविश्वासों, जादू टोनों, रोग निवारण और विवाह आदि का जो वर्णन है किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। ये वेदों को, चारों वेदों का आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला है, अथर्ववेद की रचना किसने की? तो ऋषि अथर्वन है अथर्ववेद की रचना की। अगला है, अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण। कौन सा? गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है। ठीक है। अगला है, अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण। ठीक है। अगला है, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद हैं? तो मंत्र 731 हैं और जो पद है 6000 हैं। अगला है, ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है। अगला है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। अगला है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति मानी जाती है। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 जो है उपनिषदों की संख्या। अगला है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में दिया जाता है? तो पुराणों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या। अगला है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण के किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो मौर्य वंश का उल्लेख किया गया। विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, आंध्र सतवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है, आप लोग देख सकते हैं। अगला है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो वायु पुराण में जो गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। अगला है, शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति को माना जाता है। अगला है, वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई? तो वेदांग की रचना की गई थी। किसकी? यानी कि वेदों का सही अर्थ समझने और उसका उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। अगला, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन से 6 हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 क्या है? वेदांग है। इनको वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी, इनके अर्थ को, वेदों के अर्थ को तथा उनको समझने के लिए। अगला है, वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक कालखंड को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है? तो ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। अगला है, ऋग वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो ऋग वैदिक का जो प्रमाणिक कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला है, उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल है जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई? तो उत्तर वैदिक काल में रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की गई। अगला है, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण की रचना की गई थी। अगला है, महाभारत की रचना किसके द्वारा? तो महाभारत की रचना जो है
महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। अगला है, कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसका पता किस विधि से लगाया जाता है? तो कार्बन 14 विधि एक ऐसी विधि है कि किसी वस्तु कितनी पुरानी, कितने वर्षों पुरानी है, इससे पता लगाया जा सकता है। अगला है, मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को दिया जाता है। ठीक है। अगला है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन? तो चार्ल्स डार्विन है। अगला है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस, यानी कि ज्ञानी मानव कहा जाता था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ठीक है। अगला है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने जो सबसे पहले तांबा धातु को पहचाना तथा उसका प्रयोग किया था। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया? तो कुल्हाड़ी का निर्माण किया था। अगला है, मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता जानवर जो मनुष्य का सबसे पहला पालतू था, और दूसरा घोड़ा था। अगला है, मनुष्य ने आग का आविष्कार किस काल में किया? तो मनुष्य जो आग का आविष्कार है पूरा पाषाण काल में किया था। ठीक है। अगला है, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की? तो भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था 1863 ईस्वी में। ठीक। अगला है, पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया? तो जो पहिए का आविष्कार है ये नवपाषाण काल में किया गया था। किसमें? नवपाषाण काल में किया गया था। अगला है, भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता कौन सी है? तो भारत की प्रथम जो ज्ञात सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। और किसके द्वारा? खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी कि इसमें विवाद रहता है कि इसका इतने से इतने था, लेकिन ऐसा एक 2500 से 1750 तक इस काल को अधिकतर जो है अर्थशास्त्रियों ने इसको माना है कि इसका कार्य इस तक है। ठीक है। तो इसको आप इस डेट को आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रहेगा तो भी चलने वाला है, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद कर लेंगे तो 2 कदम आपकी तैयारी अन्यों से क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि समझ में नहीं, यानी पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, ये आप सभी को पता होगा। अगला है, मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन थे? तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो राखल दास बनर्जी थे 1922 में। आपको दो डेट याद रखनी, 1921 हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, की गई थी, और किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। ठीक है। अगला है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो का नामक स्थान किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो हड़प्पा खोजा गया। कौन सा? हड़प्पा खोजा गया। अगला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि भाव चित्रात्मक। अगर उनको सर्पीलाकार भी लिपि इनको कहा जाता। क्यों? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, वो इस प्रकार कुछ लिखा करते थे, ये इस प्रकार। ठीक है। तो इनकी जो पहली लाइन हुआ करती थी, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, तो सर्पीलाकार भी इनकी लिपि कहा जाता है। अगर कहीं पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए अगर देशों की बात करें तो प्रमुख रूप से 3 देशों में विस्तृत थी। कौन कौन सी? भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। भारत में सर्वाधिक है, पाकिस्तान में कम है, अब पाकिस्तान में मीडियम है, और अफगानिस्तान में सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा भारत और सबसे कम अफगानिस्तान। तो पहले क्या था, जब विभाजन नहीं हुआ था भारत का, तो ये भारत के अंतर्गत आता था। तो जब विभाजन हो गया तो तीनों में क्या हो, बट गई। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तृत थी, तो पंजाब हो गया, भारत में राज्यों की बात करें जो, और राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो गया, जम्मू, सिंध और बलूचिस्तान, ये प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा एक जगह है, वहाँ से घोड़ों के अवशेष मिले हैं कि यहाँ घोड़ा भी रखे जाते थे। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है। जैसे लोथल भी राजस्थान में, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में। अगला है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ये काली चूड़ियाँ। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है?
तो खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, मैंने आपको बताया। जैसे बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। तो ये प्रमुख रूप से मैं अभी आपको बताऊंगा, जब MCQ लेकर आऊँगा तो आपको एक एक चीज़ें क्या है मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। ये क्या है? वन लाइनर है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर इसमें नहीं दे रहा हूँ। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी कि ईंटों का प्रयोग किया गया है, ये किस स्थान से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। तो मैंने आपको लगभग आपको 50 क्वेश्चन, कितने 100 प्रश्न आपको मैंने करवा दिए, ठीक है। और ये 100 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और आगे क्या है पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम ने इन्हीं प्रश्नों को क्या घुमा फिरा के पूछता है। तो ये मैंने आपको आज तो 100 प्रश्न करवा दिए, इसके बाद फिर मैं आपको 100 प्रश्न करवाऊँगा, ठीक है। तो डेली एक वीडियो आएगा मेरा, तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। और चलिए, और जो भी RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम चैप्टर वाइज PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके लिए भी लेकर आ गए हैं। तो वो भी जाके हमारे जो चैनल में देख सकते हैं। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।